चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब यूरोप में राष्ट्रवाद के तहत अब हम लोग जानेंगे मेटरनिख कौन था। अब मेटरनिख के बारे में जानते हैं। देखिए, मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया और जर्मनी के ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो जर्मनी और इटली के एकीकरण का घोर विरोधी था। ठीक है, वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी के जो प्रांत है छोटे बड़े, वो एकजुट होकर ये देश आज़ाद हो, इस देश का निर्माण हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सवाल उठ रहा है कि मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी प्रधानमंत्री था। उस समय प्रधानमंत्री को चांसलर बोला जाता था, जिसने यूरोप के देशों में उभर रही राष्ट्रीयता को दबाने का काम किया। ये इटली और जर्मनी के एकीकरण के घोर विरोधी है। ठीक है, तो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। क्या था, ये हो गए चांसलर। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर पूछेगा तो बताइए कौन, मेटरनिख। आइए इनसे संबंधित जो पाठ में खास बात, इनसे संबंधित देखते हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में खास बातें हैं, जो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगी और सब्जेक्टिव में भी। उसको हम लोग देख लेते हैं पॉइंट के रूप में। देखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया तथा वहाँ का चांसलर कौन था, मेटरनिख था। ठीक है, कौन कौन, ऑस्ट्रिया और वहाँ का चांसलर कौन, मेटरनिख। पूछेगा कि इटली और जर्मनी के सबसे बड़ी बाधा कौन थी एकीकरण की, तो कौन था, ऑस्ट्रिया और वहाँ का चांसलर मेटरनिख। चलिए अगला देखिए, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए इन्होंने इसे कई भागों में बांट दिया था। देखिएगा, मेटरनिख ने इटली पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, प्रभुत्व बनाए रखने के लिए इसे कई छोटे बड़े टुकड़ों में बांट दिया था और उन छोटे बड़े टुकड़ों को अपने पड़ोसियों को, अपने संबंधियों को राज करने के लिए सौंप दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। वियना सम्मेलन को वियना कांग्रेस ही बोलते हैं। तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, जिसकी मेज़बानी कौन किए थे, मेटरनिख किए थे। तो सवाल पूछेगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है। और वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किए थे, तो मेटरनिख किए थे। कौन किए थे, मेटरनिख किए थे। इतना बात याद रखना है। आगे देखिए, मेटरनिख का पतन यानी मेटरनिख का निधन जो है देश जो हो गया 1848 ईस्वी में हो गया। तो मेटरनिख का पतन 1848 ईस्वी में हो गया और वो सत्ता में आया था 1815 में। देखिएगा, तो 1800 पूछता है कि मेटरनिख युग क्या है, मेटरनिख युग पूछता है। तो 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के समय को क्या कहते हैं, मेटरनिख युग कहते हैं। यानी इस बीच कितना वर्ष पूरा हो रहा है, 33 वर्ष, यानी 33 वर्षों के काल को मेटरनिख युग कहते हैं। कब से कब तक, 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक के समय को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस बीच में मेटरनिख जो है यूरोप की राजनीति का जो है मेन बागडोर अपने हाथों में रखे हुआ था और उसी के दिशा निर्देश पर कुछ हो रहा था। यहाँ पे जो है वियना सम्मेलन में भी ये खास अपनी भूमिका निभाए थे। जो इनका इच्छा था वही रूल ये अपना वहाँ पे लगवाए, लागू करवाए। चलिए आगे आइए, इटली के एकीकरण में बहुत ही खासी भूमिका निभाने वाले जोसेफ मेजनी के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। मेटरनिख तो एकीकरण का विरोधी था, लेकिन ये लोग क्या थे, समर्थक थे, देशभक्त थे। ये लोग इटली को एक करना चाह रहे थे, आज़ाद करना चाह रहे थे। ठीक ना, अब आइए जानते हैं जोसेफ मेजनी के बारे में। तो मेजनी कौन था, तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा योग्य सेनापति था। वे संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहते थे, एक लोकतंत्र बनाना चाहते थे, कानून का राज बनाना चाह रहे थे। ठीक है, वहाँ से राजशाही राजतंत्र हटाना चाह रहे थे। ठीक ना, आगे देखिए, इटली मेजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था,
जिनेवा में। इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए 1831 में, कब, 1831 ईस्वी में यंग इटली, याद रखिएगा, यंग इटली, और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किए। ठीक है, पूरे इटली के युवाओं को जोड़ने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग यंग इटली का नारा दिए, संगठन बनाए, और यूरोप के सभी देशों को एक करने के लिए, यूनाइट करने के लिए 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन ये किए थे। आगे देखिए, मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा किनको बोलते हैं? मेजनी को बोलते हैं। इन्हें इटली के एकीकरण का जनक भी माना जाता है। इन्हें इन्हें मतलब मेजनी साहब को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था। कार्बोनारी, अब भाई अब सवाल उठता है कार्बोनरी क्या है? तो कार्बोनरी राष्ट्रवादियों का एक गुप्त दल था। यह छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर वहां पे गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, तो कार्बोनरी क्या है? गुप्त संगठन था। इस संगठन से मेजनी का संबंध था। ठीक है, देखिएगा, मेजनी में और मेटरनिख में काफ़ी दुश्मनी रहता था। इन मेटरनिख की वजह से कई बार इटली जर्मनी मेजनी को अपना देश इटली छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेना पड़ा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग अब देखेंगे। अब देखिए काउंट काउर के बारे में। काउंट काउर देखते हैं। काउंट काउर को विक्टर इमैनुएल ने अपना चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो काउंट काउर किनका चांसलर था? विक्टर इमैनुएल का। ठीक है, तो विक्टर इमैनुएल के बारे में थोड़ा जानते हैं। विक्टर इमैनुएल इटली के सार्डिनिया पीटमाउंड राज्य का नया शासक था। इसके पहले यहाँ का शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट। तो याद रखिएगा, सार्डिनिया पीटमाउंड का नया शासक विक्टर इमैनुएल ने काउंट काउर को अपना चांसलर नियुक्त किया था। देखिएगा, इटली का सबसे बड़ा राज्य कौन था? सार्डिनिया पीडमाउंट। इसी के अंतर्गत आगे चलकर इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। ठीक है, तो इटली का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? सार्डिनिया पीडमाउंट। काउंट काउर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इनके प्रयासों से इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में क्या हो गया? संपन्न हो गया। संपूर्ण इटली एक हो गया, आज़ाद हो गया। 1853 से 1854 ईस्वी के क्रीमिया युद्ध में इन्होंने मतलब काउंट काउर ने फ्रांस का समर्थन कर अपनी कूटनीति का परिचय दिए। देखिएगा, इसके लिए ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में काउंट काउर ने फ्रांस को अपना दो प्रांत नीस और सेवाय देने का वादा कर उससे सैन्य समर्थन ले लिया, और इसके मदद से ऑस्ट्रिया को क्या कर दिए? काउंट काउर पराजित कर दिए। ठीक है, इस निर्णय के लिए काउंट काउर का उनके देशों में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ कि उसने अपने आत्मसम्मान के साथ, देश की प्रतिष्ठा के साथ क्या किया है? सौदा कर लिया, और देश जो है दे दिया दो स्टेट दे दिया, नीस और सेवाय। लेकिन इस फैसले का बहुत ही दूरगामी अच्छा परिणाम निकला आगे चलकर। देखिएगा, इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। काउंट काउर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। इटली का बिस्मार्क किन्हें कहते हैं? काउंट काउर को क्या बोलते हैं? काउंट काउर को इटली का बिस्मार्क बोला जाता है। और भारत का बिस्मार्क किन्हें बोलते हैं? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और बिस्मार्क के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए एक और देशभक्त हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इटली के बहुत बड़े देशभक्त हैं, गैरीबाल्डी के बारे में जानते हैं। चलिए देखिएगा, गैरीबाल्डी के जीवनी परिचय पूरा लिख दिया गया है। तो गैरीबाल्डी कौन थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। याद रखिएगा, नाव चलाते थे
और अपना रोजी रोटी चलाते थे इसी से। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे और मेजनी के विचारों के समर्थक थे। इन्होंने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की मदद से एक सशस्त्र सेना बनाई थी। ठीक है, अपनी एक सेना बनाई थी। ये दक्षिणी इटली के रियासत कौन ये दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा वहाँ गणतंत्र की स्थापना के लिए प्रयासरत थे। आगे देखते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती, याद रखिएगा, इन्होंने लाल कुर्ती नामक सैन्य संगठन बनाया था। विक्टर इमैनुएल ने इन्हें दक्षिणी इटली का शासक बनने का न्योता दिया, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण जीवन जीने को अग्रसित हो गए। देखिएगा, ये संपत्ति का लालच नहीं किए और अपनी सारी संपत्ति दिन दिन की कमाई हुई दौलत ये राष्ट्र के नाम क्या कर दिए, दे दिए। गैरिबाल्डी की जीवनी भारत के लाला लाजपत राय, किसने, भारत के लाला लाजपत राय ने लिखी तथा उनके चरित्र एवं आदर्शों को भारत में खूब प्रचारित किया गया और बताया गया कि आप इनके जीवन से सीखिए और अपने देश के प्रति त्यागी बनिए, ताकि हम लोगों का देश भी आज़ाद हो सके। देश के लिए कुर्बानी दीजिए और देश के लिए मरिए मिटिए। तो गैरिबाल्डी की जीवनी भारत के किस नेता ने लिखी, लाला लाजपत राय ने, और इनके जीवनी को भारत में काफ़ी प्रचारित किया गया। यहाँ के युवाओं को इनके बारे में जानने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जुलाई फ्रांस की क्रांति और बिस्मार्क के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगला जो वीडियो होगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।